Hello everyone, welcome back to Physics Drift Academy. I am Mahipal Swami. Hope you are doing well. And today we will discuss our next topic of electrostatic electric flux. तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक से, एरिया वेक्टर. अब ये एरिया वेक्टर कैसे हो गया? आज तक तो हमने यही सुना है कि एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है. तो आपने बिल्कुल सही सुना है, एरिया आज भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है. लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उन प्रॉब्लम में अगर हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है. तो अगर हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो एरिया हैज़ मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन अगर हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तो हमें एक चीज़ और चाहिए, हमें उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए. तो अगर हम डायरेक्शन बता देते हैं तो हम एरिया को एज अ वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर सपोज़ ये कोई सरफेस है, यहाँ रखी हुई है, और इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है. अब इस सरफेस में मैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ. इस सरफेस पे मैंने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया है, और ये जो स्मॉल एरिया है दैट इज़ डी ए. तो ये जो डी ए है, अगर इसको हम एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो डी ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है कैसे लिखा जाता है? ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए, उसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ में उसकी डायरेक्शन को हमने कैसे लिखते हैं? ए कैप. तो इसी तरह से यहाँ कैसे लिखेंगे? द डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, जो हमारा एरिया एलिमेंट हमने लिया है स्मॉल, उसका मैग्नीट्यूड डी ए है, और इसकी डायरेक्शन, अगर हम उसके डायरेक्शन को एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दिस इज़ दी आर एरिया वेक्टर, आर कन्वेंशनल एरिया वेक्टर. तो जो एरिया वेक्टर है, तो यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमने ये एज्यूम की है दैट दिस इज दी आर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. दिस इज एन कैप. अब हम सरफेस की बात करते हैं. जैसे कोई भी सरफेस हमने ले लिया तो उस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे हम एज्यूम करें? तो एरिया वेक्टर हमेशा कोई भी सरफेस अगर आपने जो ली है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को एज्यूम करना है. जैसे अगर यहाँ पर क्यूब है, ये हम अगर क्यूब कंसिडर करते हैं तो इस क्यूब में जितने भी फेसेस है, जैसे अगर हम इस फेस की बात करें तो इस फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा. एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी. अगर हम इस फेस की बात करें तो इस फेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास ये होगी. इसी तरह से अगर मैं इस फेस की बात करूं, जो फ्रंट फेस है, तो इस फ्रंट फेस के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? परपेंडिकुलर टू द पेज एंड टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ, बाहर की तरफ होगा. और इसी तरह से एक फेस पीछे की तरफ है, और इसमें जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? परपेंडिकुलर टू दिस पेज एंड डाउनवर्ड, अंदर की तरफ. इसी तरह से एक यहाँ पर भी एक हमारे पास एक फेस है, और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा? यहाँ होगा. तो इस तरह से जो क्यूब, अगर कोई भी हमने सरफेस लेना है और उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करना है तो वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा. हम यहाँ पर बाउंड सरफेस, क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, जैसे ये क्लोज सरफेस का एग्जांपल है. तो क्लोज सरफेस में हमेशा डायरेक्शन कहाँ लेनी है? एरिया वेक्टर की बाहर की तरफ. जैसे कि ये हमारा एक स्फीयर है, तो अब इस स्फीयर के केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? जैसे अगर आप इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे. जैसे कि ये हमारा एरिया एलिमेंट डी ए है, तो इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर. देखो यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर और रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं डी ए, तो इस केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर. ये सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड रेडियली आउटवर्ड, एन कैप. इसी तरह से अगर मान लो आपको इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है और यहाँ पे आपने ये स्मॉल एरिया कंसिडर किया है, एरिया एलिमेंट कंसिडर किया है, तो यहाँ पर ये सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड.
तो ये हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो हमें कन्वेंशनली ये ध्यान रखना है कि जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होगी हमारे बाउंड सरफेसेस के लिए। ये बाउंड सरफेस के एग्जांपल जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the total number of field lines passing, or we can say crossing, through the area vector। जो आपने कोई भी एरिया लिया है उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो जो एरिया, जो फील्ड लाइन पास हो रही है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू द एरिया वेक्टर सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक एरिया रखा हुआ है, ऐसी कोई सरफेस रखी हुई है इस तरह की। तो इस सरफेस एरिया है हमारे पास, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर अगर हम कंसिडर करें तो वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर। ये हमारे पास डी ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डी ए वेक्टर है हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अभी थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखो इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन और भी हो सकती है, दैट इज इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। फाई ई इज ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अगर इसी तरह से अगर हम उस कंप्लीट उस सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे, उस सरफेस एरिया में से हमने कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है तो क्या होगा। सो इफ वी टॉक अबाउट स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो ये जो फॉर्मूला है स्मॉल एरिया एलिमेंट बात किया है, तो उस स्मॉल एरिया एलिमेंट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई वो भी स्मॉल ही होगी। तो हम उस डी हम फाई ई की जगह जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डी फाई ई, सो डी फाई ई इक्वल्स टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। और यहाँ पर इस बार एरिया क्या है, हमने स्मॉल लिया है, सो डी ए वेक्टर। सो उसको ये फॉर्मूला आप अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए लिखो तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो अब हम उस पूरे एरिया को अगर उसी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से, स्मॉल एरिया एलिमेंट से डिवाइड हुआ माने, और हमें उस पूरे सरफेस के लिए अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना हो तो हमारे पास एक मेथड होता है कि उस पूरे सरफेस को इंटीग्रेट कर दीजिए। सो इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा फाई ई का फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट, फाइनल फॉर्मूला दैट इज ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इसका इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमने छोटे छोटे जो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स लिए थे उन सभी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। जो फाई ई का जो फॉर्मूला है दैट डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो हमारे पास कॉस आता है, सो ई डी ए कॉस थीटा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास मेन फॉर्मूला तो एक ही है, फाई ई क्या होगा, ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है, जब यह जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कंप्लीट एरिया रखा है उस पूरे एरिया को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तब तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर हम उसी
एरिया के एक स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए। डी फाई ई इज़ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और जब उन्हीं सारे स्मॉल एलिमेंट को मिलाकर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट फाई ई इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको बहुत बार इस तरह से भी लिखा जाता है कि अगर हमारी जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, इफ़ आर सरफेस इज़ क्लोज्ड, तो जो हमारा फाई ई होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इंटीग्रेशन और डी फाई ई, ये तो है इसका इंटीग्रेशन है, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हो दैट फाई ई इज़ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। यानी यहाँ पे ये वाला जो आपने जो साइन यूज़ किया है, दिस इज स्टैंड्स फॉर द क्लोज्ड सरफेस, यानी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आगे बहुत काम आने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 कि ये जो फाई ई है, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इज़ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो फॉर्मूला भी है वो फॉर्मूला भी हमने क्या यूज़ किया है, फॉर्मूला में डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वैसे भी फाई ई अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ें तो फाई ई क्या है, एक नंबर है। किसका नंबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो फाई ई का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करना चाहिए जब भी आप यूनिट और डायमेंशन की बात करो। तो फाई ई का फॉर्मूला क्या आया यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और साथ में एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट था न्यूटन अपॉन कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज, है ना। और एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज़ मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा फाई ई की जो यूनिट होगी दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। या फिर अगर आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 यूनिट हमने डिस्कस की थी। नंबर 1 न्यूटन पर कूलम, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला आप लेक्चर देख सकते हो वापस, तो वहाँ पर हमने 2 यूनिट डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एक तो न्यूटन पर कूलम एंड सेकेंड वन इज़ वोल्ट पर मीटर। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक यूनिट और आएगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की जगह वोल्ट पर मीटर और एरिया की जगह मीटर स्क्वायर। सो द सेकेंड यूनिट ऑफ, ये भी ऐसा यूनिट है और ये भी ऐसा यूनिट है, वोल्ट इनटू मीटर। तो ये दोनों ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम एंड वोल्ट इनटू मीटर। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन, तो डायमेंशन यहाँ पर देखो वापस वही डायमेंशन ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ एरिया। तो जब आप दोनों को सॉल्व करोगे देन वी गेट m1 L3 T-3 एंड A-1। नेक्स्ट पॉइंट इसका, अब देखो जैसे फाई का फॉर्मूला अभी हमने क्या डिस्कस किया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है हमने डिस्कस किया है, दिस इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट ई ए, अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दें, जो हमने एरिया लिया है उसको अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो जो फाई ई है वो वापस केवल और केवल थीटा पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास हम 3 केस डिस्कस करते हैं दैट इफ़ थीटा इज़ 0, अगर थीटा 0 है तो क्या होगा। तो इस केस में जो फाई ई होगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, ई ए कॉस 0 एंड कॉस 0 इज़ 1, सो फाई इज़ ई मल्टीप्लाई बाय ए। सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, यानी इस केस में सबसे ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होगी जो हमने एरिया लिया है, यानी दिस इज़ द मैक्सिमम आउटवर्ड फ्लक्स। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे हमने थीटा ज़ीरो लिया है, यानी अब यहाँ पर हमें जो सरफेस एरिया लेना है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेना है, तभी तो थीटा ज़ीरो होगा। थीटा क्या था? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह का एरिया हम लेते हैं यहाँ पर, तो ये हमने एक सरफेस कंसिडर किया है और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है। दिस इज, याद है ना आपको एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन थीटा हमने थीटा ज़ीरो वाला केस कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि एरिया वेक्टर जो है वो इस ई वेक्टर की डायरेक्शन में है। सो ई वेक्टर भी इधर है, ए वेक्टर भी इधर है, थीटा ज़ीरो। तो इस केस में इस सरफेस से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, तो यानी हम कह सकते हैं इस केस में सबसे ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। अब हम हमारा सेकंड केस कंसिडर करते हैं, दैट इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो थीटा 90 है तो फॉर्मूला क्या है? ई ए कॉस 90 एंड कॉस 90 इज़ ज़ीरो, सो फाई इज़ ज़ीरो। अब यहाँ फाई ज़ीरो होने का मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो का मीनिंग ये हुआ कि उस जो सरफेस हमने कंसिडर किया है उस सरफेस में से एक सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पास नहीं होनी चाहिए, तभी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। हमने बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि एक फील्ड लाइन भी पास नहीं होनी चाहिए, देखते हैं कैसे पास नहीं होगी। चलो, यहाँ पर ये तो है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हमें एक सरफेस एरिया ऐसे लेना है कि थीटा क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, थीटा 90 होने के लिए हमें सरफेस थीटा 90 होने के लिए या तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए या हमारे सरफेस एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह का एक सरफेस ले रहे हैं। तो अब इस केस में एरिया वेक्टर आप चाहे ऊपर एज्यूम करो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर ये तो ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन, और दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ है? यहाँ पर 90 बना हुआ है। तो 90 बना है तो आपको इस फिगर से दिख रहा है कि इस केस में यहाँ पर इसमें से फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रही, ये हमारे सरफेस के अलोंग जा रही है, तो इसलिए फाई क्या है? यहाँ पर ज़ीरो है। अब हमारा नेक्स्ट केस और लास्ट केस कंसिडर करते हैं कि इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्री। थीटा अगर 180 हो तो फाई ई इज़ ई ए कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, सो फाई ई इज़ माइनस ऑफ ई ए। तो माइनस ई ए का मतलब यहाँ पर ये भी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आपने इस केस को आपने आउटवर्ड फ्लक्स नाम दिया है, तो ये वाला जो केस होगा इसमें जिसमें फाई ई क्या है? माइनस है, वैल्यू वही है ई ए, लेकिन इस बार यहाँ पर माइनस साइन आया है और उसको आपने अगर आउटवर्ड कहा है, देन दिस इज द इनवर्ड फ्लक्स। या आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आप इसको आउटवर्ड फ्लक्स बोलते हो तो जो पहले वाला केस था ज़ीरो वाला केस, वो हमारा इनवर्ड केस होगा। तो इसको भी हम डायग्राम से समझाते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाना आ ही गया होगा अब तक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने कुछ इस तरह का एरिया कंसिडर किया है। अब हमें ध्यान है थीटा हमें कितना रखना है इस बार हमें थीटा 180 डिग्री रखना है। 180 डिग्री का मतलब अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, तभी यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो हमने कुछ इस तरह से एरिया एज्यूम किया है कि ये हमारा एरिया वेक्टर होगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है। ये जो हमने तीन जैसे अगर हम यहाँ कंसिडर करें तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मैक्सिमम है। लेकिन अगर आपने पहले वाले डायग्राम में देखा है कि ये जो हमने कंसिडर किया है ना इलेक्ट्रिक, ये जो हमने एरिया कंसिडर किया है, इस एरिया के बाहर की तरफ निकल रहा है, तो हमने इसको नाम दिया है आउटवर्ड फ्लक्स। लेकिन इस केस में आपको दिख रहा है कि अगर आपने इस तरह से कोई सरफेस रखा हुआ है तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है दैट इनवर्ड फ्लक्स, कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो हमारे सरफेस के अंदर की तरफ जा रही है। सो दिस इज द इनवर्ड फ्लक्स।
तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज़ रिलेटेड टू गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो जुड़े रहिए हमसे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।